आज हम बात करेंगे इफेक्टिव रेंज थ्योरी। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें ऐसा था कि मैंने थोड़ा आपको बताया है क्रैम करने के लिए। सो ऐसा है कि मैंने थोड़ा और जो पढ़ा, मतलब मैंने क्वांटम से रिलेट करा, तो वो थोड़ा हो गया। तो देखते हैं, फिर से वीडियो डाल रही हूँ। तो इफेक्टिव रेंज थ्योरी क्या होती है हमारे पास? इफेक्टिव रेंज थ्योरी बेसिकली जो कि एक गुड अप्रॉक्सीमेशन देती है मेरे को फेज शिफ्ट की, और वो पोटेंशियल पर मतलब पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती है। उसको मतलब उसको कोई पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं होती है। और इफेक्टिव रेंज थ्योरी में हम बेसिकली बात करते हैं कि जो इसकी जिन पार्टिकल्स की स्कैटरिंग जो होती है वो लो एनर्जी में हो जाती है, वो उसको और जो रेंज देखते हैं हम उसकी बाद में विद रिस्पेक्ट टू उसके डायमेंशन, तो उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव रेंज थ्योरी। तो ये उसकी कुछ थ्योरी है, आप देख लीजिए, राइट। क्योंकि मैंने पहले बता दी, तो फिर से बताती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा बस वही सारा यहाँ पे था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव रेंज थ्योरी में हम मतलब लेके चलेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को कुछ इस तरह से कि अरे गाइस, तो हम देखते हैं हम क्या लेके चलते हैं। U1 एंड U2 में पास दो पोटेंशियल्स दिए गए हैं, जिनकी विद रिस्पेक्ट में पास एनर्जी होगी E1 एंड E2 करके होगी। तो उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर पिक्चर जो होगी बनाई जाएगी, वो हम कैसे लिखेंगे, हमने वो देखना है ना। लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी आर का स्क्वायर। क्वांटम मैकेनिक्स में हम ई को इस तरह करके लिख रहे थे। इसमें न्यूटन की जब बात कर रहे हैं तो इसको इधर भेज देंगे। इसको अंदर ले जाएंगे, ये साई है, ठीक है, ये डी आर का स्क्वायर ई माइनस ऑफ वी साई, और साथ में एम अपॉन एच कट का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब अब इसमें क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया U1 U2 को हम क्या मान के चल रहे हैं, E1 E2, राइट। सो ये साई होगा ना, साई को हम क्या लेंगे, U1 की बात कर रहे हैं, डी स्क्वायर ऑफ U1 ले रही है मैंने, डी आर का स्क्वायर प्लस ई माइनस ऑफ वी साई, और सॉरी यहाँ पे होगा एम अपॉन एच कट का स्क्वायर। साई की जगह क्या मैंने बताया U1, पहले U1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर डी स्क्वायर U2 को मैं लिखने का प्रयास करूँगी। ये U2 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम U2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको U1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और U2 में से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, इंटीग्रेट कर दूँगी 0 से इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है, पहले मैं U2 की टर्म लिखूँगी, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है U1। ये लिमिट लगाऊंगी इस तरह से, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी, और साथ में उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है U2, और यहाँ से माइनस करूँगी, बीच में प्लस साइन लगा है, प्लस रहने दिया। अब विद रिस्पेक्ट टू एनर्जीज क्या होंगी, U1 है तो E1 E2, E1 वाली एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इस E2 वाले से। अब तुमने U2 की टर्म पहले लिखी ना, तो यहाँ पे भी E2 वाली टर्म पहले लिखोगे, यहाँ पे ये होगी इस तरह से, और U1 U2 को बाहर निकाल के ऐसे U1 U2 इज इक्वल टू 0। ये भी मेरे पास 0 से इन्फिनिटी ही इंटीग्रेट हो रहे हैं। इसको मैं कैसे लिखूँगी, जब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कट जाएगी, तो U1 U2 डैश माइनस ऑफ U2 U1 का डैश प्लस 0 से इन्फिनिटी है मेरे पास। सो इसको मैं ऐसे करती हूँ, एक सेकेंड, कि ये मेरे पास K2 का स्क्वायर और K1 का स्क्वायर नहीं बन सकता। K2 का स्क्वायर माइनस ऑफ K1 का स्क्वायर, और 0 से इन्फिनिटी जो है यहाँ पे भी चली गई, ऐसी बात नहीं है, नहीं यहाँ नहीं है, और यहाँ पे मैं इसको चला के रखूँगी U1 U2 में 0 से लेकर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 इस तरह से। अब मैं इस टर्म को उस तरफ ले जाऊँगी, सो माइनस ऑफ K2 का स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर U1 U2 0 से लेकर इन्फिनिटी इक्वल टू 0। सो U1 U2 डैश माइनस ऑफ U2 U1 का डैश इज इक्वल्स टू
k1 का स्क्वायर माइनस ऑफ k2 का स्क्वायर, u1 u2 डी ऑफ आर लगा दी इज इक्वल्स टू 0। और सॉरी इज इक्वल टू 0 ही होंगे जब इज इक्वल टू कैसे लिख दिया मैंने। इस तरह से देखो बन रही है हमारे पास, है ना। नाउ व्हाट कैन आई डू। देखो अब मैं बात करूँगी न्यूक्लियन न्यूक्लियन स्कैटरिंग में से हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई थी स्क्वायर वाले पोटेंशियल के लिए। अगर तुमको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सो फॉर स्क्वायर वेल पोटेंशियल इन न्यूक्लियन स्कैटरिंग, उसके लिए हम केस लेके चलते हैं जब स्मॉल आर इस तरह से, नहीं कैपिटल आर वाला लेती हूँ स्मॉल आर से, और एक लेके चलूँगी स्मॉल आर बड़ा है इस तरह से। तो इसके लिए हमने ली थी श्रिंजर इक्वेशन। ये ए बी लिख दिया, अब सी की बारी। सी साइन k2r डी लिख दिया मैंने। ऑल राइट। सो इसको हम सॉल्व कर दिए तो इसका वैल्यू जो आ रहा है क्योंकि इसको हम ज़ीरो कर देते हैं क्योंकि हमें वेव फंक्शन फिनाइट चाहिए इस करके। सो ए साइन k1r मेरे पास रहता है। इसका हम इस्तेमाल करेंगे एंड में, तो यहाँ मैं लिखती हूँ कि एंड में यूज़ होगा, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे पेपर में लिखना है, मैं तुमको बता रही हूँ याद करने के लिए। और इसको कैसे लिखोगे तुम, तो देखो भाई मैंने तो ऐसे याद करा था कि सी साइन k(r) मैंने लिख दिया और प्लस इसकी तरह फॉर्म बना देना k2(r) प्लस यहाँ पे सिर्फ डेल्टा लगा दी, ब्रैकेट इस तरह से अरेंज करके लगा दी। सो ये लिखा मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखूँगी अपने। इसको मैंने अपने जहन में रखते हुए मैं बोल रही हूँ u एंड v, ये क्या है मेरे पास, बोथ आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। जहाँ u होगा वहाँ हम v लिख देंगे। तो यहाँ मैं v लिख सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू सी साइन k2r प्लस ये। और हाँ, एक इक्वेशन जो हमने ये वाली ली है ना, इसको हम 1 मान लेते, इसको मैं साइड में लिख देती हूँ, ठीक है। तो उस इक्वेशन में कहाँ लिखो, अब किसी अलग पेन से लिखना चाहूँगी लेकिन फिर मिल नहीं रहा अलग पेन, लाइट पेन से लिखती हूँ थोड़ा, आई मीन जो थोड़ा सा लाइट हो उससे। से क्या था, u1 into डैश इज इक्वल्स टू k1 का स्क्वायर माइनस k2 का स्क्वायर, और यहाँ u1 into d ऑफ r, है ना। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ फिर गाइस बना, एक सेकेंड। मतलब u इज इक्वल्स टू v होता है मेरे पास। सो अगर मैं v इसको इंटीग्रेट करके सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करके, मतलब इंटीग्रेशन जब करूँगी ना तो आ जाएगा। अब यहाँ एक बात याद रखना, ये जो k1 k2 मैंने लिखा है ना यहाँ पे, जब आइडेंटिकल पार्टिकल ले लेते हैं ना तो ये k1 k2 हम नहीं लिखते हैं, यानी कि k2 हो k1 हो वो दोनों k के बराबर ही कहलाते हैं, ठीक है। तो c cos जब k विद के आर प्लस डेल्टा अपॉन कॉस, इस पूरे टर्म को मैं मान लूँगी डेल्टा। ये मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ। v को मैं इस तरह से लिख पा रही हूँ, ठीक है। v इज इक्वल्स टू सी साइन के आर प्लस डेल्टा। जब मैं इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दूँगी तो v होगा इस तरह से सी साइन के आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा, इसको मैं डेल्टा मान ले रही हूँ, ठीक है, साइन डेल्टा। तो ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, इसको मैंने मान लिया था पीछे फर्स्ट इक्वेशन, इस तरह से,
ठीक है। हाँ, पर इन चीज़ों का आगे जाके यूज़ नहीं है। जैसे आगे हम कोई भी डेरिवेशन करेंगे उसमें इसका यूज़ नहीं होगा वैसे तो, पर हाँ फिर भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जब मैंने यूज इक्वल टू वी कर दिया है, ओके, तो जब मैं यहाँ पे वी वाले टर्म्स लिखूँगी, v1 v2 प्राइम माइनस ऑफ v2 v1 प्राइम इज इक्वल टू k1 का स्क्वायर माइनस ऑफ k2 का स्क्वायर v1 v2 d ऑफ r। मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो u1 u2 की टर्म्स है ना, ये वाली टर्म्स ये ज़ीरो के बराबर है। हम सपोज u1 u2 एंड u1 प्राइम u2 प्राइम, ये वाले यहाँ के नहीं लूँगी, सिर्फ यहाँ के, ये ज़ीरो ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ज़ीरो। सो कितना आ जाएगा, ज़ीरो माइनस ऑफ k1 इज इक्वल्स टू k1 का स्क्वायर माइनस ऑफ k2 का स्क्वायर, इस तरह से। और यहाँ पे u1 u2 d ऑफ r। अब मैं इसको फिफ्थ इक्वेशन मान लूँगी। अब मैं इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करूँगी विद दिस, u1 वाली टर्म लिखी है ना मैंने, हाँ ठीक है, इससे नहीं करूँगी, हाँ ठीक है गाइस रुको, इस वाले टर्म को हम ज़ीरो करते हैं, ठीक है। v1 वाले टर्म को और v2 वाले टर्म को ज़ीरो मान के चलेंगे, उनके प्राइम्स को भी, ठीक है, सिर्फ यहाँ को। सो यहाँ पे क्या रिमेनिंग रह गया मेरे पास, क्योंकि यहाँ से लगे तो इसी को लेते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को रहना छोड़ देते हैं, इससे हमारा ईजी बन जाएगी, बस कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो उस करके, ठीक है। सो ये ली, इसी को मैंने ज़ीरो कर दिया। अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, सब्ट्रैक्ट 5y1, ये 1 जो है, सो कितना जाएगा, u1 u2 माइनस u2 u1 इज इक्वल टू, ये चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ पे जो चीज़ वैसे वैसे रहेंगी, ये u1 u2 है ना। सो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, इसे माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास v1 v2 माइनस ऑफ u1 u2, इस तरह से, ठीक है। अब मैंने कौन सी बात बताई तुमको, मैं बताया एक चीज़ हम एंड में लिखेंगे, ये वाली चीज़ जो एंडिंग पार्ट होगा, तो वो लिखेंगे फ्रॉम न्यूक्लियन न्यूक्लियन स्कैटरिंग कंसेप्ट। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि u ऑफ r की वैल्यू हमने देखी, उसमें जब बाउंड्री कंडीशन मेरे पास ये रहती है स्क्वायर वाला पोटेंशियल में, सो a साइन k1 ऑफ r प्लस b कॉस k1 ऑफ r रहता है। इसको हम ज़ीरो कर देते हैं, फिनाइट लेते हैं वेव फंक्शन को, इस करके ये ले लिया। अब मैं ये करूँगी, ये जो मैं वैल्यू लिखने जा रही हूँ ना, मैं u1 u2 के लिए बनाने जा रही हूँ, ठीक है। मैं सो इसको मैं क्या कर दूँगी, इसको मैं मान लूँगी k1 साइन को मान लूँगी कॉट, इसको मान लूँगी k1 ऑफ r, इस तरह से, ठीक है। बट एक मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ मैंने लिखा है, ये मेरे u के लिए u1 के लिए लिखो, इसलिए u1 है इसलिए k1 लिख दिया। अगर मैं u2 के लिए लिखती हूँ तो k2 कॉट k1 ऑफ r, लेकिन यहाँ मैं लिखा है k1 ऑफ r, ये है क्या k1 ऑफ r। और जब हमने ऊपर वाला वैल्यू बनाया था ना, तो यहाँ पे k और r की टर्म थी, इनको सीधे नीचे जाके हमने डेल्टा मान ली कि ये डेल्टा, मतलब डेल्टा हमने मान के चल लिया ताकि साइन k ऑफ r से तो साइन डेल्टा, तो k ऑफ r को कहीं ना कहीं हमने डेल्टा माना ही होगा, तो इस चीज़ को हम डेल्टा लेके चलेंगे डायरेक्ट, k1 कॉट डेल्टा u2 इज इक्वल्स टू k2 कॉट डेल्टा। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है ना, ये तुम यहाँ लिखोगे, सिर्फ यही लिखोगे और कहीं नहीं लिखोगे। चल आगे लिखते हैं इनको। सो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे k1 कॉट डेल्टा माइनस ऑफ k2 कॉट डेल्टा इज इक्वल्स टू k1 का स्क्वायर माइनस ऑफ k2 का स्क्वायर, v1 v2 माइनस ऑफ u1 u2। ओके, सो अब मैं लेट कर लूँगी
K1 को हम K लेके चल रहे हैं एंड K2 को हम लेके चल रहे हैं 1/a। ठीक है, वैसे तो -1 लेके a लेके चलना चाहिए था, तो हम इतना लेके चलते हैं, कोई बात नहीं। इसको वैसे -1/a लेके चलेंगे, -1/a लिख देती हूँ। यहाँ पे पुट कर दो k कॉट डेल्टा माइनस यहाँ पे -1/, इसका अपना है, इज इक्वल टू, इनको मान लेंगे k का स्क्वायर। अरे v1 v2 माइनस ऑफ u1 u2 डी ऑफ आर। वैसे ये चीज़ें तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट हो रही थी ना। हमने यहाँ पे बेशक इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लगाना बंद कर दिया था, लेकिन ये चीज़ तो इंटीग्रेट हो ही रही थी। ठीक है, सारे इंटीग्रेट हो रही थी, सारे यहाँ पे जो जितना भी ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये चीज़ 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ मैंने वही लगा दिया। इसको मैं क्या बोलती हूँ, ये वैल्यू होती है आर इफेक्टिव। ठीक है, इसको मैं आर इफेक्टिव बोलती हूँ। अब मैंने क्या करना है, ये जो टर्म है मेरे पास, ये आर इफेक्टिव नहीं हुई, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय 2, तो k कॉट डेल्टा -1/a इज इक्वल टू, बट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, k²/2, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2, v1 v2 माइनस ऑफ u1 u2 डी ऑफ आर। इसको मैं बोलती हूँ, ये होता है आर इफेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन की छोड़ देख लेते हैं अब ना। इसको हमने बोला आर इफेक्टिव, राइट। तो आर इफेक्टिव वाले मेरे को ये मिल गई, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेंज थ्योरी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे के कॉट डेल्टा को हम बाद में के भी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं के भी मान सकती हूँ, बस के होता है। ठीक है, अब माइनस, पता क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने बुक भी देखी तो ऐसा कर रहा है कि इसको हम यहाँ ले गए डायरेक्टली, जैसे -1/a इधर ले गए, मतलब प्लस माइनस को छोड़ा नहीं है बुक वालों ने भी, -1/a सीधे लिख दिया उन्होंने वहाँ पे, एंड यहाँ पे प्लस k²/2 और आर इफेक्टिव इस तरह से लिखा हुआ है। ये हमारे पास ये के की वैल्यू आ जाती है इस तरह से, है ना। ये मेरे पास के की वैल्यू तो निकल गई। अब मैं सिग्मा ऑफ टी टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालूंगी, तो वो होता है 4π/k²। हम देखो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ा है, एल इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक, सॉरी इन्फिनाइट तक, ये मिनिमम वैल्यू है। अरे आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? चलो कोई बात नहीं, बेसिक पे नहीं जाऊँगी, पर यहाँ पे कर लेती हूँ। वैसे इसकी वैल्यू h k होती है। सो अब हम मतलब बी एच के लेते हैं, चलो छोड़ो उसको रहने देते हैं। सी हो गया। अब यहाँ पे होती है 2l+1 साइन स्केल डेल्टा ऑफ नॉट। जब एल की वैल्यू मैं 0 पुट कर दूँगी, तो एस वेव की जब निकालते क्वांटम मैकेनिक्स में हम एस वेव स्कैटरिंग के लिए, तो साइन स्केयर डेल्टा नॉट ये बन जाता है। तो अब मैं क्या लिखूँगी, सिग्मा टी की वैल्यू 4π/k की वैल्यू क्या है मेरे पास, k का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर -1/a प्लस k²/2 आर इफेक्टिव, इस तरह से, प्लस k²a²। मुझे इस तरह ये बस वैल्यू आ जाती है मेरे पास। ये थोड़ा क्रैमिंग का, लेकिन जितना मैं समझा सकती हूँ तो मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेशन लिखी नहीं है किसी ने बुक में, तो सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रह जाता है इस करके। सो ये आपके पास रिजल्ट बन जाता है। तो आइए हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये ठीक रिजल्ट है या गलत है। सो एग्जैक्टली यही हमारे पास रिजल्ट बनता है, एस वेव क्रॉस सेक्शन बिकम एस वेव, क्योंकि एल इज इक्वल टू 0 हम तभी ले रहे थे, तो इस तरह से बनता है। तो मेरे पास हो गया। ओके, इसको हम शेप इंडिपेंडेंट अप्रॉक्सीमेशन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव रेंज थ्योरी। आई होप आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में। जल्दी मैं अगली और वीडियोस डालूंगी। थैंक यू।